Hi everybody, this is S.K. Pandey and the topic we are going to read today is of course direct and indirect speech. तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पहले इसको समझते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड आफ्टर दैट आई शैल टेल यू अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू नरेशन। तो पहले हम टॉपिक लिखें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब इन दो तरीक़ों से है जिनको हम किसी के शब्दों को बयां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं। वी हैव टू डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। आइदर वी एक्सप्रेस इट इन हिज एक्चुअल वर्ड्स और वी एक्सप्रेस इट इन आवर ओन वे प्रोवाइडिंग लिटिल चेंजेस। आप देखिए कैसे। डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जाम्पल ही सेड। आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में क्या खास बात है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अलग बात है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। आप देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। एंड ये डायरेक्ट स्पीच मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें डायरेक्ट वर्ड्स, स्पीकर्स डायरेक्ट वर्ड्स हैव बीन इन यूज़। आप देख सकते हैं ये जो भी शख्स हो इसने ऐसा कहा, उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं यहाँ। तो जब एक्चुअल वर्ड्स इस स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा तो उसका इस्तेमाल इन्वर्टेड कॉमा में किया जाता है और ये सबसे बड़ा लक्षण है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे इसका कोई टुकड़ा नहीं, ये एक पूरा सेंटेंस है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज दिस हैज़ बीन सेड गिविंग इट अ लिटिल चेंज। आप देखेंगे इसमें थोड़ा फेर बदल किया गया है और ये जो चेंजेस हैं इसको दो तरीके में हम बांट देते हैं। दो प्रकार के चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त दो प्रकार के चेंजेस आते हैं बेसिकली। पहला टेंस से रिलेटेड चेंज। आप देख सकते हैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है। तो टेंस का चेंज एक बहुत बड़ा और व्यापक चेंज है जिसके वजह से मीनिंग बदल जाएगा, काफ़ी हद तक मीनिंग बदल जाएगा। और यह बदलाव नरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नरेशन इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग someone's actual words into your own words और ये तरीका ज़रूरी भी है। So this way we can see the markable difference of change। यहाँ simple present, यहाँ simple past का प्रयोग हुआ तो ये एक प्रकार का चेंज हुआ। और जो दूसरे प्रकार का चेंज होता है वो है, आप देखेंगे कि मी का प्रयोग हिम के रूप में किया गया है। मी की जगह हिम का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, द चेंजेस रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंजेस। ये भी तो कुछ बदलाव हैं।
लेकिन इन चेंजेस को हम माइनर चेंज कह सकते हैं और टेंस रिलेटेड चेंजेस को हम क्या कह सकते हैं, मेजर चेंजेस कह सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बदलाव कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसी को नरेशन का रूल कहा जाता है। तो चलिए हम 2 सवाल का जवाब देते हुए इन सारे चेंजेस के बारे में हम सीख सकते हैं कि ये बदलाव कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और कब होते हैं। ये बदलाव हमेशा नहीं होते, जैसे टेंस हमेशा नहीं बदलता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा बदलते हैं। माइनर चेंजेस आर सब्जेक्ट टू चेंज एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप उसको स्थिति के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक आप उनमें बदलाव हमेशा करते रहते हैं। जैसे ही को किस चीज़ में लिखना है, मी को किस चीज़ में लिखना है, वो समय के अनुसार और नियमों के अनुसार इसका बदलाव लेकिन हर परिस्थिति में होते रहेगा, हर सेंटेंस में होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि टेंस जो कि हर स्थिति में नहीं बदलता और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर स्थिति में बदलने के लिए मजबूर हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इन 2 क्वेश्चन से प्राप्त करते हैं। See, the sentence was he said he helps me। दिस इज द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इस चीज़ में बदलाव आया, इसके लिए जानना जरूरी है कि कब बदलाव आएगा और कब बदलाव नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि when to change, टेंस बदलना हो तो कब बदला जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा बदलते हैं लेकिन टेंस हमेशा नहीं बदलता। तो सवाल है कि ये कब बदलेगा। When it is subject to change, when the tense of the given sentence in the reported verb part, reported speech part is subject to change। ये कब होता है और ये कब नहीं बदला जाता है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। We have 2 questions। उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि कब बदलना है और कैसे बदलना है। ये हमारे पास 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हम इसके टेंस को कब बदलते हैं और बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, इसका कुछ रूल होता होगा, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो वी हैव 2 क्वेश्चंस। पहले का जवाब आपको पहले दे दूं। व्हेन टू चेंज द टेंस ऑफ दिस पार्ट, इसका टेंस कब चेंज होता है, और जवाब है बहुत सिंपल, जब ये पार्ट जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, व्हेन दिस पार्ट इज फाउंड टू बी इन पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। तो इस स्थिति में इस पार्ट का टेंस चेंज होता है। We have 2 questions, when and how। So now it is very much clear। अब आप समझ चुके होंगे कि टेंस कब चेंज होता है। इस पार्ट का टेंस कब चेंज होता है वो इस बात पे डिपेंड है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस हुआ तो हर बार जब भी ये पास्ट टेंस होगा तो इस पार्ट का टेंस चेंज होगा, और अगर ये पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हुआ, एंड इफ दिस पार्ट इज फाउंड टू बी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि टेंस तो 3 ही होते हैं, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट या तो फ्यूचर। तो इट इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी टू सी वेदर
द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट इज इन पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर ये पास्ट टेंस है तो चेंजेस रिलेटेड टू टेंस आर ब्रॉट टू दिस पार्ट। आप इसके टेंस को बदलेंगे ही बदलेंगे, और इसके टेंस को तब नहीं बदलेंगे जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा। आप देख सकते हैं जब पास्ट होगा तो टेंस चेंज होगा, और जब प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो नो टेंस चेंज, नो टेंस चेंज। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करें, हमने वी गॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हेन का जवाब अब तक आप सभी को मिल गया होगा कि व्हेन टू चेंज एंड व्हेन नॉट टू चेंज द टेंस। टेंस का हम बदलाव कब करते हैं और टेंस को कब हम नहीं बदलते हैं, इसका जवाब अब तक आपको मिल चुका है। अब दूसरे प्रश्न का जवाब जब ढूंढेंगे तो हमारा काम 90% तक हो जाएगा, हम सारे रूल्स को जान चुके होंगे। तो हाउ, अब बात है कि ये अगर पास्ट टेंस है तो इसके टेंस को बदलना है। अब किस में बदले, उसके लिए नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो नियम ये है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट हो तो इसको सिंपल पास्ट करिए। और ऐसा करने के लिए हर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है। हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसको V2 कर देंगे तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अगर इसमें सपोज कीजिए कि सिंपल पास्ट खुद ही आ जाता, जैसे ही हेल्प्ड मी होता, तो हम क्या करते हैं, अगर सिंपल पास्ट हुआ तो उसको सिंपल पास्ट में 1% केस में सिंपल पास्ट में रखा जाता है। और वो कब, जब कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हो, जैसे द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शेरशाह, तो शाहजहाँ। तो इस तरीके हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आप सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में ही रखते हैं। अदरवाइज इन 99% केसेस व्हाट डू, यू मेक इट टू पास्ट परफेक्ट। अभी मैं रूल लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है अगर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिंपल ही प्रेजेंट में होगा। हर बार आपको दूसरे टेंसेस का प्रयोग यहाँ पे दिखेगा, तो कौन सा टेंस होगा तो किस में बदलना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके लिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये नियम है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसका एक्सुलरी हैज बीन, हैव बीन होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा, और बी फॉर दोनों में रहता है ये। चलिए अब तो ये बात हुई कि प्रेजेंट का कोई क्लासिफिकेशन हुआ तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब बात करेंगे पास्ट का कोई क्लासिफिकेशन हुआ, अगर सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल पास्ट अगर रहेगा तो 1% केस में, जैसा मैंने कहा हिस्टोरिकल इवेंट के केस में वो सिंपल पास्ट में रहेगा, या तो कोई पॉजेसिव वर्ड हुआ तो वो सिंपल पास्ट में रहेगा, क्योंकि आप अगर उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो इट वुड गो मीनिंगलेस, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको लिखना चाहिए सिंपल पास्ट सेंटेंसेस आर चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, यानी कि
ही वेंट है तो ही हैड गॉन आपको कर देना चाहिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना चाहिए। अगला क्लासिफिकेशन पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों के केस में अगर इस टेंस का, इस क्लासिफिकेशन का कोई सेंटेंस यहाँ मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में, तो आपको यू नीड नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ चेंज। यहाँ टेंस का कोई चेंज नहीं होता। राइट देम एज यूजुअल, जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए, और दैट इज द परफेक्ट थिंग टू डू इन द केस ऑफ past perfect and past perfect continuous, right? Now, अब हमारे पास प्रेजेंट के चारों क्लासिफिकेशन हो गए, पास्ट के चारों क्लासिफिकेशन हो गए, अब बचा फ्यूचर का। तो फ्यूचर टेंस के चारों क्लासिफिकेशन में फ्यूचर का कोई भी टेंस हो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसमें विल या शैल का प्रयोग होगा। Am I right? Will or shall are used as auxiliary verbs in future tenses. Right है? तो will और shall को आपको क्या करना है, नरेट करते वक्त will को would बना दीजिए और shall को क्या बनाएंगे, should बना दीजिए, और that's it for future tenses। आपको इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं फ्यूचर टेंस को नरेट करने के दौरान, यानी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उधर सीखना है पास्ट के चारों क्लासिफिकेशन में और प्रेजेंट के चारों क्लासिफिकेशन में। अब आप कहेंगे कि अब हमने दोनों सवालों के जवाब पा लिए हैं। टिल नाउ वी हैव गॉट द रिप्लाइज टू बोथ द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हेन टू चेंज। व्हेन का जवाब आपको मिल गया। कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सिर्फ तभी और तभी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं टेंस से रिलेटेड, जिसको हम मेजर चेंज पहले बता चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा हमारा क्वेश्चन था हाउ टू चेंज। ये दोनों का जवाब अब आप जानते हैं। हाउ टू चेंज का मतलब हुआ रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट का क्लासिफिकेशन है तो किस टेंस में करना है, पास्ट का है तो क्या करना है, फ्यूचर का है तो क्या करना है, किस टेंस में करना है। एंड दिस ऑल हैज़ बीन वेरी मच क्लियर टू यू। अभी तक आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात, अभी नरेशन का आपने 80% सीख लिया। इन नियमों को पालन करते हुए आप 80% तक करेक्ट नरेशन कर पाएंगे। लेकिन अब जो 20% बचा उसका क्या, तो दैट इज रिलेटेड टू द माइनर चेंजेस। अभी तो हमने मेजर चेंजेस के बारे में बोला, और माइनर चेंजेस के बारे में भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं इस सेंटेंस को, ही सेड ही हेल्प्स मी, एंड दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। अब देखना यह है कि टेंस से रिलेटेड चेंजेस कब करने हैं और कैसे करने हैं, आपने सीख लिया। अब चलते हैं, बात करते हैं ये माइनर चेंजेस कैसे होते हैं, इनको कैसे चेंज करें, और कन्वीनियंटली और कॉन्फिडेंटली हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक अच्छा फॉर्मूला है। इनको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, 1 2 3। दिस 1 डिनोट्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, he said to him, he said to him। तो आपको पहले बता दें कि ये S किसके लिए है। This S denotes the subject over here। इस सब्जेक्ट को मैंने
एस बोला है, ओ मैंने किसको बोला है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ इसको मैंने ओ बोला है, और एन, एन का मतलब हुआ नो। तो वो मैं बताता हूँ कि इनका क्या प्रयोजन है। लेट मी डिफाइन। फर्स्ट, इस वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ सब्जेक्ट जो है, अभी आप देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अभी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता, यानी आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो अगर यहाँ आई होता तो आई को हम किसके अनुरूप बदलते, ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स को आप सब्जेक्ट के मुताबिक बदलिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो यहाँ पर, अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो यहाँ पर तो किसके अनुसार बदलेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर यहाँ सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, जैसे यू सेकंड पर्सन होता है सब्जेक्ट, तो अगर यू रहा यानी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके अनुरूप बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुरूप बदलेंगे। यानी इस चीज का चेंज, इसमें जो चेंजेस आएंगे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे, ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यह बहुत डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। क्योंकि अगर यहाँ थर्ड पर्सन रहा, जैसे कि यहाँ है, आप देख सकते हैं ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जो कि इसको डिनोट करता है। ये थ्री जो है ये थर्ड पर्सन है। अगर इस थर्ड पर्सन का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, इसका मतलब ये एज यूजुअल एकदम वैसे का वैसा ही लिखा जाना चाहिए वहाँ पर जैसा लिखा हुआ है। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, नो चेंजेस, इसलिए मैंने इसको एन लिखा था। एन का मतलब हुआ नो चेंजेस आर ब्रॉट टू द सब्जेक्ट फाउंड इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर विद्यार्थियों को परेशानी होती है और भाषा के दृष्टिकोण से लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा हम सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग भाषा में बिना सीखे हमसे काफ़ी गलतियां हो सकती हैं। तो आप समझ गए कि दिस सन फॉर्मूला हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ द सब्जेक्ट्स ओवर हियर आर चेंज्ड। यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे बदलना है, इस फॉर्मूले से आपको साफ पता चल रहा है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो जाइए इसके अनुसार बदलिए, सेकंड पर्सन अगर ये है तो इसके अनुसार बदलिए, और थर्ड पर्सन है जैसा कि है अभी भी है तो उसको आप नो चेंज करिए। यानी ही है तो ही, शी है तो शी, और मोहन है तो मोहन, सोहन है तो सोहन। इस तरीके से ये बात हो गया। अब बच गया 10% का ज्ञान, जो कि आएगा ये मेजर और माइनर दोनों प्रकार के चेंजेस अब आप सीख चुके हैं। मेजर चेंजेस मतलब टेंस चेंज, और माइनर चेंजेस मतलब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, ये बात। तीसरी बात जो इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तो थोड़ी अगर कोई गलती हो भी गई तो इसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आप देखते हुए भी काफ़ी हद तक चेंजेस लाते हैं। यानी कि एज वी ऑल नो कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और कोई ज़रूरी तो नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि द वे आई हैव यूज द काइंड ऑफ सेंटेंस आई हैव यूज ओवर हियर इज असर्टिव। एज यू नो, असर्टिव मैंने इस्तेमाल किया है। कल को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें आएगा तो क्या करेंगे, वो वैसे चेंज नहीं होगा जैसे मैंने अभी किया था। मैंने इस्तेमाल किया था दैट का, जब मैंने इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटाया था तो मैंने दैट का प्रयोग किया था। लेकिन हर प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। जब असर्टिव होगा, जब ये सेंटेंस असर्टिव होगा तो दैट आप लगाएंगे इस कॉमा को हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते वक्त, यानी इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के आप दैट लगाएंगे। कब? जब ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें स्टेटमेंट होगा। असर्टिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं, स्टेटमेंट वाले को। तो इसमें स्टेटमेंट है, इसमें प्रश्न तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया तब आप दैट नहीं लगाएंगे, उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा मैंने काट दिया। तो क्या करेंगे, दैट नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो जवाब है इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर उसका सब्स्टिट्यूट है एंड दिस इज मेंट फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ अच्छा, एक और चेंज आएगा। वन इंपॉर्टेंट चेंज अकर्स टू द नैरेटेड सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी बता ही दूं आपको। वेदर और इफ तो यस नो क्वेश्चंस के लिए होता है, लेकिन अगर WH क्वेश्चन अगर हुआ तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे। उसका जनरल पैटर्न जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड और एक्सुलरी होता है। आप नरेट करते समय एक्सुलरी को बाद में लगाएंगे और सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट और तब आप लगाएंगे एक्सुलरी, और तब वर्ब का फॉर्म लगेगा और तब ऑब्जेक्ट लगेगा। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, एक्सुलरी, सब्जेक्ट, वर्ब का कोई रूप और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन नरेट करते समय इसमें थोड़ा चेंज आता है, और वो चेंज क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद एक्सुलरी ना आकर के सब्जेक्ट आ जाएगा और आपका नरेशन एकदम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस का, और वो है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस आर स्पेशली मेंट फॉर, इसलिए होता है इंपरेटिव सेंटेंस, या तो ऑर्डर के लिए होता है, या तो रिक्वेस्ट के लिए होता है, या तो किसके लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। तो अगर इनमें से कोई भी भाव आता है सेंटेंस में, यानी इंपरेटिव है। और इंपरेटिव होने का मतलब ये हुआ कि उसमें उसके वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है। मान लीजिए V1 का प्रयोग वहाँ किया हुआ है, आपको उससे पहले टू लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, गो, ही सेड गो, तो आपको यहाँ पे सेड की जगह आस्क्ड कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन वाले में भी आस्क्ड करना जरूरी है। इन असर्टिव सेंटेंसेस में सेड लिखिए, टोल्ड लिखिए, लेकिन क्वेश्चन वाले में आस्क्ड लिखिए, इंक्वायर्ड लिखिए, इंटेरोगेटेड लिखिए, कुछ भी लिखिए। और इंपरेटिव सेंटेंस में चूंकि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिख दीजिए, या फिर ऑर्डर्ड लिखिए, या फिर एडवाइस लिख सकते हैं, क्योंकि दिस सेंटेंसेस हैव सेंस ऑफ एडवाइस, ऑर्डर और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके और लिखिए, ही रिक्वेस्टेड टू गो, ही ऑर्डर्ड टू गो। अगर मैंने कहा ही सेड और गो, तो गो का मतलब हुआ यू गो, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको कैसे नरेट करेंगे, ही आस्क्ड टू गो, जो गो है उसके पहले टू लगा दीजिए। अगर वो निगेटिव रहा, निगेटिव कमांड हुआ, तो नॉट टू प्लस V1 कर दीजिए। मान लीजिए कहता है डोंट गो, तो हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड नॉट टू गो, ही ऑर्डर्ड नॉट टू गो। जब गो है तो टू गो, जब डोंट गो है तो नॉट टू गो लिखिए। बात सिंपल है। और जो आपका सेकंड लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आप उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, या एक्सक्लेम्ड दैट भी सीधा सीधा भी आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड दैट, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट, एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली दैट, एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप ये सारा कुछ लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या सीधा लिखिए एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली दैट। तो आप इसमें भी देखेंगे कि दैट का प्रयोग इसमें भी है। असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग है पहले वाले में। एक्सक्लेमेटरी जिसमें सडन फीलिंग्स रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सॉरोफुलनेस, ऐसी कुछ बात होती है, उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में दैट का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट वाले में और इस फोर्थ वाले में दैट का प्रयोग होता है। और एक बच गया लास्ट, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर मेड फॉर विशेस।
आप इसमें दुआ या बददुआ किसी को देते हैं, ऐसे सेंटेंस को आप ऑप्टेटिव बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर यहाँ रहा तो आप क्या करेंगे, उसमें आप विश्ड दैट का प्रयोग करेंगे, WISH, विश्ड दैट, और सेंटेंस को आप सीधा कर लेंगे। जैसे गॉड ब्लेस यू, तो मैं छुपा हुआ है इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक दुआ है, किसी का आशीर्वाद है, आप इसको सीधा कर लेंगे, ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, उसने कहा गॉड ब्लेस यू, तो आप अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस आप वो सारा चीज़ चेंज करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया उस आधार पे आप सभी चेंज करेंगे। और अब मेरी समझ से आप हर एक बात समझ चुके हैं, एक्सेप्ट इसके कि जब कोई यूनिवर्सल सेंटेंस, यूनिवर्सल कोई फैक्ट इसमें आता है तो ये पास्ट रहते हुए भी इसको टेंस चेंज नहीं किया जाता है, ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के अंतिम में बताया, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ चेंज। इसको पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा चेंज होते हैं और वो आप कर लेंगे। और यूनिवर्सल अगर कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट आया, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, हु डजंट नो इन द वर्ल्ड, किसी को पता नहीं है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जो सबको पता है, जो सही है, जो काटा नहीं जा सकता, वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और ऐसे सेंटेंसेस को किसी हालत में, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किया जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इससे बहुत कुछ सीखें, प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।